दोस्तों जय हिंद। मैं विश्वनाथ आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल कारगिल विश्वनाथ में स्वागत करता है। मित्रों, आज हम लोग भारतीय संविधान के क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसी के क्रम में इस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स और पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करते हुए भारतीय संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उनके निर्वाचन की सारी प्रक्रिया का अध्ययन किया। उसी के क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 97। आर्टिकल 96 तक हम लोग देख चुके थे, उसी के आगे हम लोग आज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग पार्लियामेंट अर्थात संसद पे चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा और उनके पदाधिकारी के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये सब चीजें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग आर्टिकल 97 पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति के वेतन और भत्तों से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके लोकसभा अध्यक्ष अब्लिक उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति अब्लिक उपसभापति के वेतन भत्ते का उल्लेख है। वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, तो इसमें हम लोग सबसे पहले चीज ये जानने का प्रयास करेंगे, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा उपसभापति के बारे में हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किए हैं। बात आती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति, ये तीनों अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष और हमारे उपसभापति, ये जैसा कि जानते हैं ये तीनों लोग संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य होंगे। जबकि राज्यसभा के सभापति अर्थात हमारे उपराष्ट्रपति हमारे संसद के सदस्य नहीं होते हैं। फिर भी इनके वेतन की बात आती है तो हमारे संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात अध्यक्ष के वेतन भत्ते किस निधि से निर्धारित किया जाता है? भारत की संचित निधि द्वारा। क्वेश्चन यही पूछता है दोस्तों कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किस निधि से होता है? भारत की संचित निधि द्वारा। और किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा। इनको संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक, दो बातें याद रखने की जरूरत है। भारत की संचित निधि पर इनके वेतन भत्ते व्यय होते हैं और इनका वेतन जो होता है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, रही बात राज्यसभा के सभापति की, एक बात यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सभापति जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख उपराष्ट्रपति के नाम से हमारे भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए इनको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो सभापति के नाम से मिलते हैं, अर्थात सभापति के पद के उपरांत मिलते हैं। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ही पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाते हैं, अर्थात सभापति के पद पे आसीन हो जाते हैं। उसके बाद इनको सभापति के वेतन और भत्ते मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देख रहे हों, अर्थात कि यदि हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य पर
आसीन हो अर्थात राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो, तब ये जो है राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उपभोग करेंगे। उस स्थिति में इनको सारी सुख सुविधाएं, सारे वेतन और भत्ते, सारी सुविधाएं आपको राष्ट्रपति की मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर सभापति किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर दिया जाएगा इनके स्थान पे। ये हमारे आर्टिकल 97 में इतना उल्लेख है मित्रों। इनके वेतन भत्ते और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको साल पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये उल्लेख मिलेगा कि भारत की संचित निधि पर इनके वेतन भत्ते भारित होते हैं और संसद द्वारा इनके वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 98 पे चलेंगे हम। नेक्स्ट आर्टिकल अगली आर्टिकल आपकी आती है 98। आर्टिकल 98 इसमें आपके संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय, इसमें संसद के सचिवालय का उल्लेख है दोस्तों। इसमें आपके संसद के दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अलग अलग सचिवालय होंगे, अलग अलग दोनों के सचिवालय होंगे, ठीक। और इस सचिवालय के संपूर्ण कार्यों और उत्तरदायित्वों की देखरेख के लिए एक महासचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे। महासचिव स्तर के अधिकारी होंगे दोनों कार्यालयों में, और इन महासचिव की नियुक्ति का दायित्व दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी को होगा। इनकी नियुक्ति क्या करेंगे? इनकी नियुक्ति इनके पीठासीन अधिकारी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक। हम लोग बहुत स्लो मोशन में हर चीज समझते हुए चल रहे हैं दोस्तों, किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करते रहें। दोनों सदनों का सचिवालय होगा, लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग सचिवालय, और उनमें सचिवालय के कार्यों का उत्तरदायित्व देखने के लिए एक महासचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होगी, और वो नियुक्ति दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी द्वारा अर्थात राज्यसभा के सभापति द्वारा और लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। और इस सचिवालय की सेवा शर्तों की जहां तक बात होती है दोस्तों, सेवा शर्तें जो निर्धारित होंगी वो संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। इतनी बातें ध्यान रखने की जरूरत है जो इम्पोर्टेंट है। इनकी सेवा शर्तों का उल्लेख संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बाकी इनकी नियुक्ति आपके पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये इतनी बातें आपके आर्टिकल 98 में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग 99 पे चलेंगे। 99 में दोनों सदनों के सदस्यों का शपथ ग्रहण है। देखते हैं आर्टिकल 99 में सदन के सदस्यों का शपथ ग्रहण, ठीक। दोस्तों देखिए, हमारे भारतीय संसद में दोनों सदनों के सदस्य जब निर्वाचित होकर आते हैं तो बिना प्रत्येक सदस्य शपथ ग्रहण किए किसी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इनके शपथ की बात आती है तो सबसे पहली चीज याद रखने की ये है कि ये किस अनुसूची के अकॉर्डिंग ये शपथ ग्रहण करेंगे। तो अनुसूची 3 अर्थात ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है मित्रों कि संसद के सदन के सदस्यों को जो शपथ ग्रहण होता है वो किस अनुसूची के अंतर्गत, अनुसूची 3 के अंतर्गत ये शपथ ग्रहण करेंगे। और शपथ ग्रहण शपथ इनको किसके द्वारा दिलाया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति द्वारा इनको शपथ दिलाया जाएगा, शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक।
राष्ट्रपति द्वारा नामित एक व्यक्ति द्वारा इन सदस्यों को, सभी सदस्यों को शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद शपथ ग्रहण के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। उसके पश्चात जो है सदन की अन्य कार्यवाहियां संचालित होंगी। ठीक, एक क्वेश्चन यहीं से, एक क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। एक नाम सुने होंगे, प्रोटेम स्पीकर का नाम सुने होंगे दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर, ये क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्यों होते हैं मित्रों? जब हमारी पुरानी लोकसभा भंग हो जाती है या पुरानी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात नई लोकसभा का चुनाव होता है। ये प्रक्रिया सब लोग जानते हैं। जब नई लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया था कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल समाप्ति अर्थात कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात या लोकसभा भंग होने के पश्चात भी अपने पद पर पीठासीन रहता है। कब तक? जब तक नई लोकसभा के सदस्यों को वो शपथ नहीं दिला देता। अर्थात कि जो पुरानी लोकसभा का पीठासीन अध्यक्ष होगा उसको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? पूर्व लोकसभा अर्थात पुरानी लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक, राष्ट्रपति पुराने लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और इस प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होगा? इनका केवल कार्य होगा नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का केवल एक काम है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। शपथ दिलाने के पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो इस अनुच्छेद में हम लोगों ने 99 में केवल इतना देखा है, संसद के सदस्यों की शपथ ग्रहण कैसे होता है। राष्ट्रपति द्वारा नामित एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति पुरानी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है? नई लोकसभा सदस्यों को, नए संसद के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। शपथ दिलाने के पश्चात प्रोटेम स्पीकर का कार्य ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। और इनको शपथ किस अनुसूची के अनुसार दिलाया जाता है? तो अनुसूची 3 द्वारा। ठीक, तो आर्टिकल अब 100 पे चलेंगे हम लोग। 100 नंबर आर्टिकल 100 में ये उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब संसद के सदस्य शपथ ग्रहण कर चुके हैं तो संसद की अन्य कार्यवाही स्टार्ट होगी। तो वही आर्टिकल 100 में संसद की कार्यवाही हेतु कोरम अब्लिक, इसी को एक वर्ड बोलते हैं गणपूर्ति। ठीक, संसद के सदस्य निर्वाचित हो गए, शपथ ग्रहण हो गया, तत्पश्चात अब संसद की कार्यवाही स्टार्ट होगी। उसमें देखिए एक बात आती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी संसद के सदन की कार्यवाही चलने के लिए उसकी जो न्यूनतम मानक है वो कितना होता है। तो उसी का चर्चा हम लोग इस आर्टिकल में करेंगे। और कभी कभी आर्टिकल का भी उल्लेख पूछ देता है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में ये वर्णन किया गया है कि संसद के सदस्य अर्थात संसद के सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए कम से कम कोरम क्या होना चाहिए? अर्थात कि दोनों सदनों के टोटल सदस्यों की संख्या, अर्थात दोनों सदनों की अलग अलग कार्यवाही संचालित होने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। अर्थात कोरम इनका कितना होना चाहिए? कोरम क्या होता है? कुल सदस्यों का 1/10। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे। कोरम कितना होना चाहिए मित्रों? कोरम का मतलब गणपूर्ति, अर्थात किसी भी संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? कम से कम 1/10 सदस्य अवश्य होने चाहिए। नहीं, अगर यदि ये कोरम पूरा नहीं होता है तो
सदन के पीठासीन अधिकारी को ये पावर दिया गया है कि वो सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। ठीक, इसकी कोरम की पूर्ति न होने पर संसद के जो सदन के पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति को पूरा पावर है कि कोरम की आपूर्ति में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं हम लोग। आर्टिकल 101 और 102 को कॉमन रूप में पढ़ेंगे, जिसमें संसद सदस्यों की निरर्हता का उल्लेख किया गया है। तो इसको हम लोग कॉमन तरीके से पढ़ेंगे, दोनों आर्टिकल एक ही में मिला के। आर्टिकल 101 और 102। ठीक, इसमें संसद सदस्यों की निरर्हता या पदरिक्ति दोनों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब इनका पदरिक्त कैसे होगा ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो इनके पदरिक्ति और निरर्हता को हम लोग 2-3 आर्टिकल में 2-3 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहली चीज तो ये दोहरी नागरिकता हेडिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोहरी नागरिकता। दूसरी हेडिंग है पदत्याग। तीसरी है अनुपस्थिति। इन सब हेडिंग के माध्यम से हम देखेंगे कि इनका पद कैसे रिक्त हो सकता है। दोहरी नागरिकता से क्या तात्पर्य है मित्रों? दोहरी नागरिकता से तात्पर्य यह है कि यदि संसद का कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाता है तो उसको एक सदन की सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। अर्थात संसद का कोई भी सदस्य दोनों सदन का सदस्य निर्वाचित होता है तो उसको क्या होगा, 10 दिन के अंदर दोनों सदन का सदस्य, अर्थात हमें ये कहने की आवश्यकता है कि कोई भी सदस्य दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि है तो उसे क्या होगा, 10 दिन के अंदर एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक, पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति यह है कि कभी कभी ऐसा सदस्य जो राज्य विधानसभा में निर्वाचित होता है, अर्थात हमारे जो ग्रामीण भाषा में जानेंगे तो विधायक जो होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे विधायक होते हैं जो संसद में पार्लियामेंट में एज ए सांसद नियुक्त हो जाते हैं। तो इन परिस्थिति में दोस्तों वो उनको ये मतलब एक तरह से समझिए कि उनके लिए अनिवार्य है कि वो लोकसभा राज्य विधानसभा की सीट को छोड़ना अनिवार्य है उनके लिए, तभी उनके संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी, अन्यथा उनके संसद की सदस्यता बरकरार नहीं रहेगी। अर्थात यदि कोई विधायक अर्थात राज्य विधानसभा का सदस्य संसद के सदन के किसी सदस्य का सदस्य निर्वाचित होता है तो उसको राज्य विधानसभा की सीट को खाली करना पड़ेगा। इन परिस्थिति में भी दोहरी नागरिकता हो जाएगी, अर्थात कि 2 जगह सीट नहीं ले सकते तो उनको राज्य विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी, तब वो संसद के किसी सदन में सदस्य बन सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है दोस्तों दोहरी नागरिकता के अंतर्गत, तीसरी कंडीशन ये है कि कोई सांसद यदि कहीं 2 सीट पे निर्वाचित हो जाता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे, हम लोग जनरली देखे भी हैं कि यदि एक सदस्य 2 जगह की सीट से निर्वाचित चुना जाता है तो उसको एक सीट को अपने आप छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा उसकी दोनों सीटें का निर्वाचन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन परिस्थिति में हम लोग 3 कंडीशन देखे दोहरी नागरिकता के आधार पर कि संसद में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होने चाहिए, एक ही सदन के सदस्य होने चाहिए, और राज्य के क्षेत्र में देखा जाए तो राज्य विधानसभा का सदस्य होते हुए संसद के किसी सदन के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं तो राज्य विधानसभा की सीट छोड़नी होगी। और तीसरी कंडीशन में ये देखा हम लोगों ने कि कोई सांसद या कोई सदस्य 2 जगह की सीट से अगर निर्वाचित होता है तो उसको एक स्थान अपना रिक्त करना पड़ेगा। ये दोहरी नागरिकता के अंतर्गत देखा। अब पदत्याग की बात आती है तो पदत्याग में बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते भी हैं कि कोई भी सदस्य
कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से अपने पीठासीन अधिकारी को त्याग पत्र देकर के अपना पद रिक्त कर सकता है। तो इसमें पद त्याग होता है, त्याग पत्र पीठासीन अधिकारी को त्याग पत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है। ठीक, अब बात अनुपस्थिति की आती है दोस्तों। अनुपस्थिति में ये होता है दोस्तों, अनुपस्थिति का मतलब है कि जैसे संसद सदस्य चल रहा है, संसद सदन अगर आपका प्रगतिशील है अर्थात संसद का सदन चल रहा है, तो यदि कोई सदस्य बिना किसी सूचना की 60 दिन तक, कितने दिन तक? 60 दिन तक। कई बार क्वेश्चन पूछा है इस पे, इसको ध्यान रखना है डेज मित्रों, कई बार क्वेश्चन इस पे पूछ चुका है कि संसद के सदन की सदस्यता कितने दिन पे समाप्त हो सकती है। यदि वो अपनी संसद की कार्यवाही में बिना किसी सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक अनुपस्थित पाया जाता है, तो संसद के सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको ये पावर है कि उस सदस्य की सदस्यता को वो कैंसिल कर सकता है। किसको पावर है? पीठासीन अधिकारी को। पीठासीन अधिकारी यदि 60 दिन तक कंटिन्यू उनको अनुपस्थित पाता है किसी सदस्य को सदन में, तो वो उसकी सदस्यता को कैंसिल कर सकता है। अब एक बात और आती है दोस्तों, निरहरता। निरहरता हम लोगों ने एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है, निरहरता। ये तो पद रिक्ति की बात थी। पद रिक्ति इन प्रक्रिया से इनके पद को रिक्त किया जा सकता है, दोहरी नागरिकता, पद त्याग और अनुपस्थिति के आधार पर। अब एक बात आती है निरहरता। निरहरता इसका, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अहर्ता का विलोम है निरहरता, और अहर्ता इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अहर्ता का मतलब है कि योग्यता, अहर्ता या योग्यता भी इसको कहते हैं। तो अहर्ता से तात्पर्य योग्यता से है, अर्थात जो योग्य है वो तो ठीक है, वो संसद का सदस्य होगा, लेकिन यहाँ निरहरता की बात आती है, अर्थात जो अहर्ता है, यदि अहर्ता को कोई सदस्य पूरा नहीं करता है तो वो जो है निरहर माना जाएगा, अर्थात वो इस संसद के सदस्य बनने योग्य नहीं माना जाएगा। अहर्ता जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मिनिमम आयु होनी चाहिए, दोनों सदस्यों की अलग अलग 25 और 30 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, और किसी प्रकार के कोई उनपे अभियोग ना हो, कोई जो है दोषारोपण ना हो उनके अंदर। ये सब चीजें अयोग्यता में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये आर्टिकल 101 और 102 का हम लोगों ने डिस्कस किया, इनके संसद सदस्यों की निरहरता और पद त्याग के संबंध में। ठीक मित्रों, अब आर्टिकल 103 पे हम लोग चलेंगे, जिसमें उल्लेख है कि इनके अहर्ता का जो निर्णय कौन करेगा, अर्थात जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा कि पीठासीन अधिकारी को पावर है कि निरहरता के आर्टिकल 103 निरहरता पर प्रश्न चिन्ह का निर्णय, अर्थात कि यदि इनके निरहरता पर कोई प्रश्न चिन्ह क्रिएट होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा। आर्टिकल आपके 103 में है, और इसका एक सीधा सा सिंपल क्लियर है कि जो पीठासीन अधिकारी होंगे आपके, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष और इसमें सभापति, ठीक, राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष, इनके दोनों सदनों के सदस्यों की निरहरता के क्वेश्चन को ये निर्णय करेंगे कि कोई सदस्य योग्य है अथवा अयोग्य है, उसका निर्णय आपके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसका उल्लेख आपके आर्टिकल 103 में दिया गया है। ठीक, अब इसी के साथ आर्टिकल 104 है मित्रों, आर्टिकल 104, इसमें क्या उल्लेख है? इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो है कुछ आपके दंड का प्राविधान किया गया है, दंड का प्राविधान है। ठीक, दंड का प्राविधान किसके लिए? दंड सदस्यों के लिए। अब ये कंडीशन तब आती है कि यदि कोई सदस्य बिना अपनी सदस्यता की सारी योग्यताएं पूरी किए, अर्थात निर्वाचित होने के पश्चात शपथ ग्रहण करता है,
अर्थात ऐसा कोई सदस्य जो बिना अपनी सारी प्रक्रिया पूरी किए सदन की कार्यवाही में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तब उस परिस्थिति में उस पे दंड लगाया जाता है। अगर यदि पकड़ा जाता है तो उस पे 500 रुपए का फाइन निर्धारित किया गया है, जिसका उल्लेख आपके आर्टिकल 104 में किया गया है। ठीक, तो इसमें इतना आप ध्यान रखने की जरूरत है कि 104 में आपके केवल इतना बताया गया है कि यदि कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य अपनी सारी प्रक्रिया बगैर पूरी किए संसद के किसी कार्यवाही में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो उसको 500 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। ठीक, इस तरह मित्रों हम लोगों ने आज 97 से 104 तक के अनुच्छेद का विस्तृत अध्ययन किया है। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सारे वीडियो आपको क्रम वाइज मिलती रहें और आप लोग इसका पूरा लाभ लेते रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि यदि सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही हम लोगों के पास आपकी बातें शेयर होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने हर चीजों में सुधार और हर चीजों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। और इसी बिंदु के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग क्लास जारी रखेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद।